नमस्ते दोस्तों। हर भारतीयों ने बचपन में एक नाम सुना है, जयचंद, गद्दार का दूसरा नाम। लेकिन सवाल है, क्या सच में जयचंद गद्दार था या फिर इतिहास ने हमें धोखा दिया है? तो दोस्तों, आज शुरू से जानते हैं सच क्या है। गंगा यमुना के दोआब में कन्नौज नामक शहर बसा था। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि पूरे भारत का दिल था। यहाँ की गलियों रत्नों से चमकती थी, मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और बाजारों में दूर दूर से आए व्यापारी अपनी बोली लगाते थे। हर्षवर्धन के समय से ही कन्नौज की शोहरत ऐसी थी कि दुनिया इसे ताज मानती थी। इसी नगर में राज करता था गहरवाल वंश का एक शासक जयचंद। लंबा कद, तेज निगाहें और माथे पर वह आत्मविश्वास जैसे वह धरती का संरक्षक हो। उसके दरबार में कवि आते, विद्वान आते और सैनिकों की पंक्तियां उसकी ताकत का प्रमाण देती। उसके साम्राज्य की सीमाएं बिहार से लेकर दिल्ली तक फैली थी। हाथियों की चिंगार और घोड़ों की टाप जब गूंजती तो मानो धरती कांप उठती। लेकिन जयचंद केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, उसके दिल में संस्कृति के लिए भी गहरी जगह थी। उसने मंदिरों का निर्माण कराया, यज्ञ करवाए और कवियों को आश्रय दिया। उसके राज्य में धर्म और कला दोनों ही फूलों की तरह खिल रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद दिल्ली की गलियों से लेकर कन्नौज के महलों तक एक ही चर्चा होने लगी। वह थी राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयुक्ता का स्वयंवर। कन्नौज के राजमहल में हजारों दीपक जल रहे थे। दरबार में दूर दूर से आए महाराजा बैठे थे, कोई कश्मीर से, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से। हर किसी के मन में एक ही सपना, राजकुमारी का वर बनने का। और फिर प्रवेश हुआ संयोगिता का। सुनहरे आभूषण, लाल रेशमी वस्त्र और आंखों में वही जिद जिसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। वह हाथ में वरमाला लिए एक एक राजा को देखती हुई चली। सारे महाराजा सांस रोके बैठे थे, वह कौन है भाग्यशाली। लेकिन अचानक वह जैसे थम गई। संयुक्ता ने नजरें झुकाकर नहीं बल्कि सीधी उठाकर देखी, किसी और को नहीं बल्कि उस योद्धा को जो जयचंद के दरबार में आमंत्रित ही नहीं था। जयचंद ने पृथ्वीराज का चित्र बनवाकर दरबार के द्वार पर रखवाया था, उसे अपमानित करने के लिए। पर संयुक्ता ने सबके सामने वरमाला उठाई और उसी चित्र पर डाल दी। दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजाओं की आंखों में क्रोध था। जयचंद का चेहरा अपमान से तमतमा गया, लेकिन संयुक्ता की आंखों में सिर्फ एक गर्व था कि उसने अपना दिल को सुना, परंपरा को नहीं। यहीं से जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी की शुरुआत हुई। इतिहास गवाह है, उस एक क्षण ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। संयुक्ता का स्वयंवर केवल प्रेम नहीं था, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने चौहान और गहरवाल वंश की दुश्मनी को हमेशा के लिए जला दिया। और इसी समय पश्चिम की ओर से अफगानिस्तान की पहाड़ियों के बीच से एक नाम उठ रहा था, मोहम्मद गौरी। वह ना तो अपने से पहले के महमूद गजनवी की तरह लूटने आया था, ना ही केवल मंदिर तोड़ने, बल्कि गौरी का इरादा था भारत की धरती पर अपनी सल्तनत कायम करने का। तो क्या यह सच नहीं कि जयचंद पर लगाया गया आरोप झूठा था? गजनी से चलकर उसकी फौजी सिंध के रास्ते सीमा में घुसी। रेगिस्तान की तपती रेत पर सवार घोड़े, हाथों में चमकती तलवार और आंखों में सिर्फ एक ही आग, दिल्ली की गद्दी पर बैठने की। गौरी ने सबसे पहले मुल्तान और उच्च पर धावा बोला, छोटे छोटे राज्यों को कुचलता हुआ आगे बढ़ा। उसकी फौजी इतनी निर्दयी थी कि शहर की गलियों में चीख गूंज उठती थी। लेकिन असली सपना अभी बाकी था। गौरी की आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना। युद्ध की गंध अब हवाओं में फैल चुकी थी। इतिहास गवाह है, गौरी का यह प्रवेश ही वह तूफान था जिसे आने वाले सालों में तराइन की भीषण लड़ाइयों को जन्म दिया, जहां भारत का भाग्य लिखा जाने वाला था। मैदान तराइन में दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ दिल्ली और अजमेर के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया मोहम्मद गौरी। घोड़े की टापे जमीन हिला रही थी, तलवारों की चमक से सूरज फीका पड़ रहा था। पहली लड़ाई में चौहान ने गौरी को बुरी तरह हराया। इतिहास कहता है गौरी जिंदा बच तो गया, लेकिन उस अपमान ने उसकी रगों में जहर भर दिया। एक साल बाद गौरी फिर लौट कर आया, और इस बार अकेला नहीं, उसके पास तुर्की घुड़सवारों की विशाल सेना थी। लेकिन चौहान के पास भी भारत के राजाओं का साथ हो सकता था, लेकिन कन्नौज का राजा जयचंद, जिसकी बेटी संयुक्ता को चौहान ने अपने साथ ले गए थे, उस अपमान ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने गौरी से हाथ मिला लिया। यही थी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। तराइन की दूसरी लड़ाई में चौहान की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन गद्दारी के वार ने सब कुछ तोड़ दिया।
1192 की उस सुबह भारत हार गया और दिल्ली की गद्दी गौरी के कदमों तले चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। 1194 में चंदावर की लड़ाई में गौरी ने जयचंद की सेना को चीर डाला और यमुना नदी के किनारे जयचंद का शव लाशों के ढेर में पड़ा मिला। अब सवाल ये है कि अगर जयचंद सच में गद्दार होता तो गौरी उसका दुश्मन क्यों बनता और उसे क्यों मारता। अब प्रश्न यह है कि इतिहास में जयचंद को गद्दार क्यों बनाया गया। जयचंद एक शक्तिशाली शासक जिसके पास धन बल और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक पिता का घाव ही उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया। उनकी बेटी संयुक्ता दिल्ली के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर बैठी और जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया तो जयचंद का अहंकार और अपमान आग बनकर धधकने लगा और उसी अपमान जयचंद को चौहान का शत्रु बना दिया। और जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया तो जयचंद ने चौहान का साथ देने की जगह गौरी का समर्थन किया। तराइन की दूसरी लड़ाई में गद्दारी का यही जहर भारत की हार का कारण बना और दिल्ली और अजमेर की गद्दी विदेशी के हाथ चली गई। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास कभी कभी कहानियों से ज़्यादा कठोर होता है। शायद जयचंद ने सीधी गद्दारी ना भी की हो, लेकिन उसके ना खड़े होने को गद्दारी कहा गया, क्योंकि जब देश को साथ चाहिए था तब उसने चुप्पी चुनी। यही वजह है कि जयचंद का नाम आज भी गद्दारी का पर्यायवाची बन गया है। जय हिंद दोस्तों।